बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा 6 है, इमरजेंसी वाला चैप्टर। और इसमें हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ध्यान से देखना आपको पूरा वीडियो और अच्छे से समझना है। देखिए, ये आपका न्यू सिलेबस है, CBSE रिवाइज सिलेबस। ये जो जयप्रकाश नारायण वाला टॉपिक था ये मैंने पार्ट 1 में कराया था। और ये तो जो दो टॉपिक हैं, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, ये मैंने आपको पार्ट 2 में कराया था। आज नेशनल इमरजेंसी वाला टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक होने के कारण इसको मैं केवल एक ही पार्ट में करा पा रहा हूँ, पार्ट 3 में, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो आएगा लास्ट पार्ट, वो पार्ट 4 आएगा, उसमें मैं आपको ये आखिरी टॉपिक करा दूंगा। हालांकि सोचा था कि ये एक ही में कर देंगे, पर टॉपिक ज़्यादा बड़ा है इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो आपको अगले पार्ट में लास्ट करा देंगे। तो नेशनल इमरजेंसी बहुत ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में एकदम एक एक चीज़ होनी चाहिए। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ। आपको अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप उसे देखें, क्योंकि उसके बाद का ही ये टॉपिक है। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि 1970 के दशक में देश में कैसे हालात हो रहे थे, ठीक है। और 1965 के बाद से ये चीज़ें ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी। जब आप ये लगा लो कि शास्त्री जी की 1966 में जब मौत हुई थी, उसके बाद जब इंदिरा गांधी PM बनी थी, उसके बाद से ही ये चीज़ शुरू हो चुकी थी। लेकिन 1970 का दशक फिर से ऐसे चलने लगा। ऐसे में क्या हो रहा था, रोज़ हड़ताल हो रही थी, मानसून असफल हो गया था, गरीबी, महंगाई, सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका गया था, किसान और लोग आंदोलन करने लगे थे, विद्रोह हो रहा था। और मार्क्सवादी जो ग्रुप थे उन्होंने संघर्ष को और बढ़ावा दिया। मतलब इतना बुरा हाल चल रहा था देश में। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, 23%, फिर उसके बाद 30% तक महंगाई बढ़ चुकी थी, जिसके कारण बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर आपने पार्ट 1 में क्या देखा था कि बिहार और गुजरात, आपने देखा था कि गुजरात में क्या हुआ, स्टूडेंट का आंदोलन हो गया, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुई। वहां पे क्या हुआ, सरकार से इस्तीफा की मांग की गई, तो वहां पे सरकार ने दोबारा चुनाव की मांग जो थी वो दोबारा चुनाव भी कराए, लेकिन वहां पे कांग्रेस की सरकार चली गई, नहीं जीत पाई गुजरात में। तो उसके बाद ही बिहार में भी आपने देखा था कि बिहार में भी आंदोलन ऐसा ही हुआ, स्टूडेंट का आंदोलन था। उसमें फिर उन्होंने क्या करा था, JP नारायण को बुलाया था। JP नारायण ने आने को कह दिया, पर JP नारायण ने 2 शर्तें रखी। शर्तें क्या रखी थी कि मैं तुम्हारे आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा, तो पहली शर्त मेरी ये होगी कि आपका आंदोलन बिल्कुल भी हिंसा वाला नहीं होना चाहिए, यानी आंदोलन में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी शर्त क्या रखी थी कि ये जो आंदोलन होगा ये केवल बिहार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसको हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। तो स्टूडेंट ने इनकी शर्त को मान लिया था और ये सब ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया था यहाँ तक। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, यहीं से हमारा टॉपिक बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। देखिए, JP नारायण जो थे, इन्होंने रेलवे के कर्मचारियों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया। यानी कि JP नारायण के साथ राजनीतिक पार्टियां तो सारी आ ही चुकी थी, स्टूडेंट तो सारे JP नारायण के साथ आ ही चुके थे, और जनता भी इनके साथ थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रेलवे के कर्मचारियों को भी कह दिया कि आओ हमारे साथ, हमारी इस हड़ताल में शामिल हो जाओ। किसान, मजदूर सब JP के साथ थे। तो ऐसे में अगर रेलवे के कर्मचारी उसमें शामिल हो जाते तो रेल का जो आप जानते हो कितना ज़्यादा नुकसान होता, तो बहुत बड़ा नुकसान होता सरकार को। इसीलिए JP नारायण ने ऐसा कहा था। इससे रोज़मर्रा के जो कामकाज होते हैं वो भी ठप होने का खतरा पैदा हो जाता। तो 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया, ठीक है। संसद मार्च किया था इन्होंने, पैदल चले थे, और देश की राजधानी में ये अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। आपको ये बता दूं कि उस समय की बात है जब रामलीला मैदान में जब आए थे ये सब, तो कहा जाता है कि आज तक रामलीला मैदान में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई थी किसी भी रैली में इतने। क्योंकि आप समझ सकते हो, सारे स्टूडेंट इनके सपोर्ट में है, जनता इनके सपोर्ट में है, विपक्षी दल इनके सपोर्ट में है, यानी हर कोई इनके सपोर्ट में था। तब ऐसे में क्या होता, अब आप ही समझो कि भीड़ तो होनी ही थी वहां पे। तो ये सब हुआ। आगे देखते हैं क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट कर दिया भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी, उसने सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस O, ये कांग्रेस O आप जानते हो कौन सी है, वही जब कांग्रेस 2 हिस्सों में टूटी थी। एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस हो गई थी R, और कांग्रेस O हो गई थी सिंडिकेट वाली। तो ये सिंडिकेट वाली जो कांग्रेस थी वो भी किसके सपोर्ट में आ गई, JP नारायण के सपोर्ट में आ गई। जनता तो इनके साथ आ ही चुकी थी, आपने आंदोलन बिहार और गुजरात आंदोलन में देख ही लिया है।
सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, इन सब ने जेपी का सपोर्ट कर दिया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि सभी चाहते थे कि इंदिरा को सत्ता से हटाया जाए, इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को सत्ता से निकाला जाए, ठीक है, इनको। तो ऐसे में विकल्प जो था केवल जेपी नारायण थे, क्योंकि जेपी नारायण ने जो आग लगा दी थी, मतलब जो चिंगारी जो उसको भड़का दिया था और पूरा देश उनके सपोर्ट में आ गया था, मतलब जेपी नारायण के इस वाले काम से, तो विपक्ष को मौका मिल गया। उन्होंने सोचा कि भाई आपको पता है ये हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार रहते हैं, इनको बस मौके की तलाश रहती है। तो इनको लगा कि भाई ये सबसे अच्छा मौका है, इस समय में पूरा देश इनके साथ में है, तो हम सब भी सपोर्ट कर देते हैं और इंदिरा को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। तो सबने सपोर्ट कर दिया। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखा, जबकि ये नहीं समझ रहे थे कि जयप्रकाश नारायण जो है वो सक्रिय राजनीति छोड़ चुके हैं, सत्ता का मोह तो उनको कभी था ही नहीं। उन्हें तो बड़े बड़े जो ऑफर आए थे कैबिनेट के में शामिल करने के लिए नेहरू के समय में, तब उन्होंने कोई ऑफर नहीं लिया, तो वो सत्ता के लिए तो है ही नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी इनको एक विकल्प के रूप में देखा। इन आंदोलनों को कांग्रेस तथा इंदिरा गांधी के खिलाफ माना गया। देखिए ध्यान से समझिए, ये आंदोलन क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, इंदिरा गांधी की तरफ से कहना था कि ये जो आंदोलन है ये गरीबी के खिलाफ नहीं है, ये महंगाई के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, समस्याओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये आंदोलन जो है इंदिरा गांधी कहती थी कि ये मेरे खिलाफ है। यानी विपक्ष जो है वो ये चाहता है कि मैं सत्ता से बेदखल हो जाऊं या मैं इस्तीफा दूं। ये मतलब उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और इंदिरा गांधी पे अटैक किया जा रहा है विपक्ष के जरिए, तो ऐसा कहा था। और इसी दौरान की एक घटना है, ये भी आपको बता दूं कि इसी समय की अगर हम बात करें तो आसपास सरकार और न्यायपालिका जो कोर्ट होती है, सरकार और कोर्ट के बीच में विवाद चल रहा था मौलिक अधिकारों में कटौती को लेकर। कि भाई आपको पता है कि जो संपत्ति का अधिकार होता था ये मौलिक अधिकार होता था, बाद में इसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा था, क्या संसद जो है वो मौलिक अधिकारों को काट सकती है या कम कर सकती है? क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति का जो अधिकार होता है उसमें काट-छांट कर सकती है? और फिर इसी समय एक मुद्दा था न्यायाधीश की नियुक्ति का। आपको पता है जो सीजीआई होता है, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जिसे मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, उसमें एक परंपरा चली आ रही थी कि जो सबसे वरिष्ठ जज होता था, यानी जो सबसे सीनियर जज होता था, तो सीनियर जज जो होता था उसको सीजीआई बनाया जाता था, यानी वरिष्ठ जो सबसे जज होता था उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा, 3 वरिष्ठ जज थे जिनमें से किसी एक को बनाना था। इंदिरा गांधी ने उन तीनों को ही इग्नोर कर दिया, यानी तीनों को ही नहीं बनाया, बल्कि एएन रे इसको सपोर्ट करा, ठीक है, और इसको बनवाया। तो ये जो एएन रे जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने, तो ऐसे में फिर से विवाद हो गया, क्योंकि सबने ये कहा कि इंदिरा गांधी ने परंपरा जो है उस परंपरा को तोड़ा है। और क्योंकि इंदिरा गांधी चाह रही थी कि जो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं उनकी मुट्ठी में रहे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी वैसे ही फैसले सुनाए जैसा कि इंदिरा गांधी चाहती है। तो ये सारा विवाद जो था ऐसा चलता रहता था, ठीक है, ये आपको समझना था। 3 पॉइंट मैंने बता दिए, हालांकि इमरजेंसी से कनेक्टेड ये नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बता दिए। अब देखिए यहां से शुरू हो जाती है एक जंग, एक नई कहानी, एक नई लड़ाई। आखिर क्या है देखो, एक समाजवादी नेता थे जिनका नाम था राजनारायण, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। याचिका क्या थी? इनकी याचिका जो थी वो इस बात पे थी कि इंदिरा गांधी जो है इसने जो चुनाव जो जीता है उसमें चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है, जो कि एक गैर कानूनी इलीगल काम है। सरकार कभी भी अपने चुनाव प्रचार में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी भी सरकारी कर्मचारी, ठीक है, की सेवाओं का प्रयोग अपने प्रचार में नहीं कर सकती। कोई किसी टीचर को नहीं कह सकती कि जाके मेरा मतलब चुनाव प्रचार करो, कोई किसी डॉक्टर को नहीं कह सकती कि जाके मेरा चुनाव प्रचार करो, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ठीक है। तो इसी चीज को मुद्दा बनाकर राजनारायण जो समाजवादी नेता थे उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जाके एक याचिका डाल दी कि इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसा किया है। तो वहां के जो जज थे जिनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, इन्होंने क्या करा, एक फैसला सुना दिया। 12 जून 1975 को फैसला आया। फैसला क्या था? फैसला कुछ ऐसा था कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है लोकसभा के लिए वो अवैधानिक है, यानी इलीगल तरीके से इंदिरा गांधी सांसद बनी है, ठीक है। ये इनका कहने का मतलब था कि लोकसभा में जो इनका निर्वाचन है वो गलत है, गैर कानूनी है, इलीगल है एक तरह से, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है। तो ऐसे में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया। अब इंदिरा गांधी के
लिए तो टेंशन पहले ही इतनी सारी थी, जेपी नारायण और पूरे देश ने टेंशन दे रखी है, अब ये नई समस्या आ गई। तो इस फैसले का मतलब क्या था ये समझिए। इस फैसले का मतलब ये था कि इंदिरा गांधी जो है अब वो सांसद नहीं रही, और 6 महीने के अंदर अगर दोबारा से सांसद निर्वाचित नहीं होती तो वो पीएम भी नहीं रहेंगी। अब इनके सामने समस्या ये थी कि भाई 6 महीने के अंदर दोबारा क्या बनना है, सांसद बनना है। तो ऐसे में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा सरकार की तरफ से, ठीक है। तो 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक रोक लगा दी। अब देखिए आंशिक रोक का मतलब है पूरी तरीके से उस फैसले को निरस्त नहीं किया, बल्कि रोक लगाई कुछ शर्तों के साथ। कैसे, देखिए यहाँ पे फैसला लिया कि जब तक अपील पर, ये जो अपील चल रही है इस पे जब तक पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी तब तक इंदिरा गांधी जो है वो सांसद बनी रहेंगी। यानी सांसद वाला जो पहले सिस्टम हो रहा था कि अब वो सांसद नहीं रही, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को हटा दिया। उन्होंने बोला कि भाई जब तक यहाँ पे पूरा मामला नहीं देख लिया जाता तब तक वो सांसद रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक शर्त भी लगा दी, लेकिन वे संसद के जो काम है उसमें भाग नहीं ले सकेंगे, यानी संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगी पर सांसद बनी रहेंगी। तो यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत राहत जो है हाईकोर्ट के फैसले जो इंदिरा के खिलाफ आया था वो फैसले को थोड़ी सी राहत मिल गई सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो ये सब हुआ। एक तो वैसे ही पूरे देश में ऐसा चल रहा है, ऊपर से ये सब चल रहा है। आप देखो आगे क्या क्या हुआ। संकट और सरकार और समस्याएं अब कैसे कैसे चली इसे देखिए। जो जेपी नारायण थे, जेपी नारायण तथा अन्य विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग के लिए दबाव बनाया। उन्होंने कहा भाई इंदिरा गांधी अब तुम इस्तीफा दे दो, तुम्हारे बस की नहीं है देश चलाना, तुम इस्तीफा दे दो। सभी दलों ने मिलकर 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन रैली की। एक बहुत बड़ी रैली या फिर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आप कह सकते हो। आज तक के अगर हम देखें, आज तक दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। अब आप ये समझिए कि कितना विशाल जन समर्थन रहा होगा। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। पुलिस तथा सेना से भी कह दिया, जेपी ने पुलिस तथा सेना से भी कह दिया कि वे सरकार की बातों को ना माने और हमारे आंदोलन में हमारे साथ जुड़ जाए। अब देखिए किसी भी सरकार की जो मेन पावर होती है, शक्ति होती है, वो पुलिस और सेना ही है। एक तरह से पुलिस और सेना के जरिए वो ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। लेकिन अगर पुलिस और सेना भी उनके खिलाफ हो जाए तो ऐसे में सरकार तो भाई बिल्कुल किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो ये सब हो रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ, सरकारी कर्मचारियों को भी कहा गया कि वो सरकार के खिलाफ आ जाएं। इससे सरकारी कामकाज ठप होने का पूरा अंदेशा पैदा हो गया। लगा कि भाई अब नहीं चल पाएगा देश में कुछ भी, सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जेपी को इतना ज़्यादा समर्थन, आप ये लगा लो कि इस टाइम पे जेपी तो बिल्कुल हीरो वो पहले भी थे, इस टाइम पे तो बहुत बड़े हीरो बन चुके थे नायक के रूप में। सरकार ने इन घटनाओं को देखते हुए एक कठोर फैसला लिया और ये भारतीय राजनीति, स्वतंत्र भारत की राजनीति के इतिहास में सबसे बुरा फैसला माना जाता है। ये विवादित फैसला माना जाता है। बुरा भी छोड़ो, इमरजेंसी को आज भी एक विवादित फैसला माना जाता है कांग्रेस का, ठीक है। तो सरकार ने इन घटनाओं को देखा। अब ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार, इंदिरा को जब इतना ज्यादा दबाव मिल ही रहा था तो सत्ता का मोह छोड़ के इंदिरा अगर उस समय में इस्तीफा दे देती तो दोबारा चुनाव होते या जो भी प्रक्रिया होती, दूसरी सरकार आती और वो सरकार ज्यादा चल नहीं सकती थी, ठीक है। ऐसे में इंदिरा को ज्यादा फायदा होता। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस समय में देश में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा के बाद सारी शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं, ठीक है। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी, ठीक है। घोषणा हो गई और राष्ट्रपति जो थे उस समय में फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने परमिशन दे दी और इमरजेंसी लगा दी गई। अब ये जो चीजें हुई, अनुच्छेद 352 देश में लागू कर दिया गया। आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी आपातकाल लागू कर दिया गया। आधी रात के बाद जितने भी अखबार के दफ्तर होते हैं उनकी बिजलियां काट दी गई। सुबह इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल कैबिनेट को बुलाया और ये सूचना दी कि भाई इमरजेंसी हमने देश में लगा दी है। तो जो मंत्रिमंडल था, जो उसके मंत्री थे, वो बहुत हैरान
हैरान इसलिए हुए कि ये फैसला जो था ये रातों रात हो गया और वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं लेकिन उनको इस बारे में बिल्कुल बताया नहीं गया। यानी गुप्त रूप से फैसला हो गया कुछ लोगों के बीच में, पूरे मंत्रिमंडल को नहीं बताया गया और विपक्षी नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो ये सब हुआ। तो ये इमरजेंसी वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना दिमाग में एक पॉइंट। अब क्या हुआ, आपातकाल लगा दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो आपातकाल के कुछ परिणाम सामने आए, क्या हुए तो देखो, अचानक से विरोध रुक गया। विरोध क्यों रुक गया? क्योंकि पहले विरोध चल रहा था, सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही थी। अब क्या है, विरोध की कोई परमिशन नहीं थी, देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। अब ऐसे में जो भी विरोध करता नजर आ गया उसको उठाओ, गाड़ी में डालो और जेल में ले जाके भर दो, ये चल रहा था। तो जो विपक्षी नेता जो थे उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसे में जो जेल में जो पकड़े गए, जो बच गए वो भूमिगत हो गए, यानी अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए कहीं पे जाके। हड़ताल के ऊपर रोक लगा दी गई, यानी कि पूरे देश में कहीं भी कोई हड़ताल नहीं चलेगी। प्रेस की जो प्रेस होता है, जो मीडिया होता है, प्रेस की आज़ादी पे भी रोक लगा दी गई। कुछ भी छापना नहीं है, और कुछ छापना है तो सरकार की परमिशन लेनी है, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छापना है। निवारक नज़रबंदी को बड़े पैने पर इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, टाइपिंग की मिस्टेक है, इस यहाँ पे आएगा बड़े पैमाने पर। यानी ये जो निवारक नज़रबंदी जो होता है कानून, इसको बड़े पैमाने पर लागू किया गया। आखिर ये निवारक नज़रबंदी होता क्या है? आप देखिए क्या होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्राइम करता है, जब कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके बाद उसको क्या मिलती है? सजा मिलती है। लेकिन जब सरकार को, पुलिस को किसी व्यक्ति पे शक हो, मान लो कोई व्यक्ति है, उस पर शक है कि भाई ये फलाना व्यक्ति है, ये आने वाले समय में क्राइम कर सकता है। ध्यान से देखिए, एक तो क्राइम कर देगा उसके बाद उसको सजा मिलेगी, और एक वो व्यक्ति है जिसने क्राइम किया नहीं है लेकिन शक है उस पे कि आने वाले समय में ये क्राइम कर सकता है, तो ऐसे में उसको गिरफ्तार करना या फिर उसको एक बंद कमरे में बंद कर देना, मतलब बाहर से उस पर नज़र रखना कि वो ना कहीं जा सके, ना आ सके, ना किसी से बात कर सके, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो इसे निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। तो इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जो मुस्लिम संगठन है जमात इस्लामी, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ताकि कोई मतलब ये धर्म को लेकर किसी को मतलब उकसाए नहीं, कोई दंगा वगैरह ना हो। मौलिक अधिकार जो है वो निष्प्रभावी हो गए। मौलिक अधिकार जो है वो क्या हो गए? उस समय में निष्प्रभावी हो गए। अब बात करते हैं आपातकाल का विरोध। जब इमरजेंसी लगाई गई, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि देश का सबसे विवादित फैसला माना जाता है इमरजेंसी। तो आखिर क्या हुआ? इंडियन एक्सप्रेस, आपने नाम सुना है, स्टेटमेंट, ये जो अखबार थे इन्होंने प्रेस सेंसरशिप का विरोध करा, क्योंकि भाई प्रेस की पाबंदी, प्रेस की जो आज़ादी होती थी उस पर रोक लगा रखी थी इन्होंने कि भाई कुछ छापोगे नहीं सरकार के खिलाफ, कुछ छापोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो भी मतलब वही छाप सकते हैं जो सरकार चाहती है, एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं छापा जाएगा। तो ऐसे में इन्होंने क्या करा, ये जो न्यूज़पेपर थे, अखबार थे, इन्होंने इसका विरोध करा। सेमिनार और मेन स्ट्रीम, ये मैगजीन जो होती है ये भी क्या हो गई, मैगजीन बंद हो गई उस समय। लेखक जो थे शिवराम कारंत, नाम याद रखो, 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। लेखक जो थे शिवराम कारंत और फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र के दमन के विरोध में इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का दमन हो रहा है। अपनी पदवी, जो इनको अवार्ड्स वगैरह मिले हुए थे, इन्होंने अपने अवार्ड्स विरोध में लौटा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से इमरजेंसी जो हुई थी उस समय में लगाई गई थी, उसका विरोध किया गया। आपातकाल के समय के विवाद। अब देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के लिए संविधान संशोधन। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन हुआ है वो गैर कानूनी तरीके से हुआ है और ये सही नहीं है। अब ये जो फैसला था, इस फैसले के लिए संविधान में ही संशोधन कर दिया गया। अक्सर आज के समय में बहुत सारे विवाद होते हैं सरकारों को लेकर, पर ऐसे विवादों पे शायद किसी की नजर नहीं जाती। तो अब आप देखिए कि कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, इन्होंने क्या करा, उसमें प्रावधान किया और उस फैसले को पलट दिया और ये कह दिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके पद को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, अगर वो कुछ गलत करना चाहे तो वो करे, कोई दिक्कत नहीं, उनके गलत के खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। ऐसा फैसला लिया गया उस समय में। ठीक है, ये उस समय की कांग्रेस सरकार, और इमरजेंसी और ये सब हुआ। आगे देखिए, आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संशोधन, इसमें कई सारे प्रावधान जो थे वो बदल दिए गए। ठीक है, इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेकों हिस्सों में चेंजेस किए गए और ये भी संशोधन जो है विवादित है। क्यों? क्योंकि भाई विपक्ष वगैरह जेल में था,
और सरकार जो थी, सरकार ने अपने मनमाने तरीके से जो बदलना चाहा संविधान में वो बदल दिया। ठीक है, ये संशोधन किया गया। इसी दौरान विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल के लिए कर दिया गया था। और ये भी आपके लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इमरजेंसी के दौरान जो एक संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपको ये 1 मार्क्स में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब इमरजेंसी वगैरह सब कुछ हो गई, तो जब अगली सरकार आई जनता पार्टी की सरकार, उसने क्या किया, मई 1977 में एक जांच आयोग बिठाया। जेसी शाह जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, यानी एक्स न्यायाधीश रहे थे। तो इनकी अध्यक्षता में इसको बिठाया गया। इसका काम क्या था, इसका काम क्या था, देखो 25 जून 1975 को जो आपातकाल हुआ था, लगाया था, उसमें जो अति हुई थी, जो गलत हुआ था, जो कदाचार हुआ था, सत्ता का जो दुरुपयोग हुआ था, उसकी जांच करनी है। आयोग के विभिन्न साक्ष्यों की जांच की आयोग ने। हजारों जो गवाह होते थे उनके बयानों को दर्ज किया गया। इंदिरा गांधी का भी बयान लिया गया। ठीक है, प्रयास किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला नहीं कुछ भी उनके सामने। तो ये शाह जांच आयोग भी हुआ। तो ये देखिए इमरजेंसी किस प्रकार से लगाई गई, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ और क्या क्या संकट देश में आए, क्यों ये विवादित फैसला माना जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन की आपसे मान लो कोई ये पूछे कि भाई इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत हुआ, तो ये कहेंगे कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया। यानी सत्ता है, पावर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से किया जा सके। लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जेपी नारायण वगैरह सब गिरफ्तार कर लिए गए थे। जबरन नसबंदी करा दी गई लोगों की। दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ दिया गया। ठीक है, लाखों लोग गिरफ्तार कर लिए गए और उनको जेल में डाला गया। अखबारों की बिजली काटी गई। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप लगाई गई। संजय गांधी जो कि मतलब सरकारी काम में दखलंदाजी की, क्योंकि संजय गांधी कोई बड़े नेता या कोई कर्मचारी नहीं थे, सरकार के कोई कैबिनेट मंत्री नहीं थे। ठीक है, उस समय में, लेकिन वो केवल इंदिरा गांधी के बेटे थे, इसलिए उनका जो राजनीति पे जो असर था वो बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने क्या करा, सरकारी काम में भी दखलंदाजी की। प्रेस सेंसरशिप लगाई गई और निवारक नजरबंदी का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हुआ था। लोगों को अदालत जाने की कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं थी, सब कुछ मौलिक अधिकार वगैरह निष्क्रिय हो गए थे एक तरह से उस समय में। तो ये सब हुआ गलत। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपके पेपर में कि आपातकाल से क्या सबक मिला, इमरजेंसी जो लगी देश में आखिर उससे क्या सीखने को मिला। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है आपके। मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, हालांकि मैंने कम से कम 34 पेपर करा रखे हैं प्रीवियस ईयर के, जिसमें मैंने सभी बोर्ड के पेपर करा रखे हैं। पॉलिटिकल साइंस के इतने पेपर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जो इतने सारे सोल्यूशन हो। मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जहाँ वहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि पेपर आखिर आता कैसा है। तो देखिए भारत से यहाँ पे सबक ये मिला कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है। यानी लोकतंत्र बेशक से कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी की मुट्ठी में रहा हो, पर रियलिटी ये है कि उसको खत्म कर पाना कठिन है। आपातकाल जो है अब अंदरूनी गड़बड़ी बताकर नहीं लगाया जा सकता। उस समय में क्या था, आपातकाल क्यों लगाया गया था, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके पीछे एक कारण होता है। कारण क्या बताया गया कि अंदरूनी गड़बड़ी, यही बताया गया ना कारण कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी है। तो बाद में ये बताया गया कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी बता के इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती कभी भी। केवल सशस्त्र विद्रोह, जब कोई ऐसा विद्रोह हो जाए जिसमें तलवारें चल जाएं, हथियार चल जाएं, लड़ाइयाँ हो जाएं, हत्याएं हो जाएं, ऐसा विद्रोह की स्थिति आए तभी आपातकाल लगाया जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी ने आंदोलन कर दिया तो तुम उसे जेल में डाल दो या फिर मतलब इमरजेंसी देश में लगा दो। आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति को लिखित में देगा। जो भी मंत्री वगैरह होते हैं वो सारे मिलकर, पीएम वगैरह मिलकर लिखित रूप में राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे, उसमें परमिशन अपनी देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है। लेकिन इस समय क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और उनके 1-2 सलाहकार रहे होंगे जो उनके खास रहे होंगे, उन्होंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने फिर परमिशन। यानी कि मंत्री परिषद की अगर हम बात करें, अगर उनके अन्य मंत्रियों की बात करें तो उनको पता ही नहीं था ऐसा हुआ। उनको तो सुबह बताया गया कि भाई हमने ऐसा ऐसा कर दिया है, उनको सुबह पता लगा कि ऐसा हो चुका है, लेकिन बाद में ये फैसला आया कि अब ऐसा नहीं हो सकता। जो गलती एक बार हो गई वो नहीं हो सकती। नागरिक जो है अब अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हो गए, जागरूक हो गए, उन्होंने ज्यादा पूछना शुरू कर दिया। आपातकाल के बाद कई संगठन बने। ठीक है, कई सारे संगठन बन गए। तो ये तो था इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के बाद, ठीक है, जब आपातकाल खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, देश में चुनाव कराए गए। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाई गई थी, कांग्रेस के द्वारा।
और जो जो लोगों ने सहा उस समय में झेला, उसी का परिणाम आप कह सकते हो 1977 के चुनाव के जो रिजल्ट में हमको दिख गया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो उसके बाद कांग्रेस जीती होगी या हारी होगी? तो आप जो सोच रहे हो आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है, वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा। देखते हैं क्या हुआ। जनवरी 1977 में चुनाव कराने का फैसला किया गया। सभी विपक्षी जो नेता थे उनको जेल से आज़ाद कर दिया गया। अब देखिए, मार्च में चुनाव हुए, जनवरी में आज़ाद हुए, मार्च में चुनाव हुए, बीच में उनको फरवरी और मार्च से कुछ समय पहले तक का ही टाइम मिल पाया, यानी कि काफ़ी, हम कह सकते हैं काफ़ी कम समय मिला, क्योंकि जो चुनाव का प्रचार वगैरह जो होता है ना प्रोसेस, उसमें कई महीनों की तैयारी होती है, 6-6 महीने से तैयारी करते हैं लोग। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। उस ज़माने में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, सुविधाएं, तो उस समय में बहुत मतलब भयंकर तैयारी करते थे, 6-6, 7-7, 8-8 महीने लगाते थे। पर इनको केवल समय मिला 30 दिन या 40 दिन, इतना ही समय मिल पाया। इतने कम समय में इनको चुनाव की तैयारी करनी थी, तो विपक्ष की तैयारी करने का जो समय था वो बहुत कम मिला, क्योंकि आधा समय तो जेल में ही थे। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी जो थी वो एक साथ मिल गई और जनता पार्टी इन्होंने बना ली। ठीक है, जितनी पार्टियां पहले एक साथ थी सब आ गई। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण जो थे उनको नेतृत्व सौंपा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जेपी नारायण है वो भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम आता है नेहरू के बाद अगर बात करें। ठीक है, इंदिरा गांधी कुछ भी नहीं थी उनके सामने, ये लगा लो। अब ऐसे में क्या हुआ, नई पार्टी जो थी जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व सौंपा सबने। तो कांग्रेस के कुछ नेता जो थे जो आपातकाल के खिलाफ थे। अब ये देखिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी कांग्रेस उनके साथ है। कुछ नेता ऐसा थे जो इंदिरा गांधी के इस फैसले से बहुत नाराज थे कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए थी। तो जो इसके खिलाफ थे वो भी कांग्रेस को छोड़ गए, इंदिरा की कांग्रेस को छोड़ गए और जनता पार्टी में शामिल हो गए। जगजीवन राम जो थे, इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन बाद में इनको भी जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये इस समय में अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ते हैं तो जो देश का माहौल हो रहा है वो कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है, और देश का माहौल जो हो रहा है वो जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, क्योंकि उसमें जेपी नारायण का नेतृत्व है। तो ऐसे में इनका कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का कोई औचित्य बनता नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने भी क्या करा, जनता पार्टी में शामिल हुए। पार्टी ने चुनाव प्रचार में आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियां हुई उसको जनता के सामने पेश किया। कहने का मतलब है कि जब भी चुनाव प्रचार में कोई रैली होती तो ये उनके जख्मों को कुरेदते वहां पे लोगों के, यानी उनको बताते कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, किस तरीके से जेल में डाला गया, किस तरीके से मारा पीटा गया, कैसे मतलब लोगों के साथ गलत किया, यानी जो उनके साथ बीत चुका था उसको याद दिला रहे थे बार बार कि ऐसा ऐसा हुआ, ताकि मतलब लोगों के मन में आक्रोश और गुस्सा जो है वो भड़के इंदिरा के खिलाफ। तो ये सब चलता रहा। जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आप जानते हो क्यों नहीं दिया? क्योंकि इमरजेंसी से सभी बहुत ज्यादा नाराज थे। जनता पार्टी जो थी जीत गई। अब जब इंदिरा गांधी को वोट नहीं मिलेगा तो सारे वोट कहां पे जाएंगे? सारे वोट केवल एक जगह गए, जनता पार्टी। और इस जनता पार्टी को इसका फायदा क्यों मिला आप सभी जानते हो, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टी सारी इसमें शामिल हो गई थी। अगर यही विपक्षी पार्टी अपना सेपरेट अलग अलग चुनाव लड़ रही होती, एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, तो वोट जो थे वो बट जाते और कोई भी सत्ता नहीं बना पाती। लेकिन जब साथ में रहे तो ऐसा हुआ, तो इनको फायदा मिला सीधा इस चीज का। अब देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। आप देखोगे जब से देश आज़ाद हुआ था 1951-52 से, अगर हम पहले आम चुनाव के बाद से बात करें 1977 तक, तो आज तक केंद्र में किसकी सरकार रही है? आप कहोगे कांग्रेस की सरकार रही है। पहली बार ऐसा हुआ देश में कि केंद्र में, देखिए मैं बात यहाँ पर राज्य की नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। पहली बार ऐसा हुआ कि देश में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई, यानी कोई ऐसी सरकार आई जो कि कांग्रेस की नहीं थी। देखिए क्या हुआ, 1977 के चुनाव परिणाम को देखते हैं, आखिर रिजल्ट कैसा आया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस चुनाव हार गई। लोकसभा में केवल 154 सीटें, वोट जो था 35% कम हो गया। अब ये वही कांग्रेस है जो 300 प्लस में सीटें लेके आती थी, कभी 360, कभी 350, कभी 300 प्लस में ही आती थी। और ये वही कांग्रेस है जब इसको केवल 154 सीटें मिली। हालांकि इस समय में 154 सीटें मिली, वो भी इनको मतलब एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा ही मिली है, क्योंकि देश का माहौल बहुत बदल गया था। जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, आखिर इसको कितनी सीटें मिली। जनता पार्टी प्लस अलायंस, यानी जनता पार्टी और उनके गठबंधन में शामिल सभी साथियों की
एक साथ सीटें देखा जाए तो 330। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब गैर कांग्रेसी सरकार आई और किसी अन्य पार्टी को इतनी सारी सीटें मिली। वरना आप अगर आज तक के चुनाव के रिजल्ट उठाकर देखोगे तो किसी भी पार्टी को कभी 100 सीट भी नहीं मिली होंगी, यहाँ तो 330 सीटें आ गई। और अगर अकेले जनता पार्टी की बात करें तो 295 सीटें, ठीक है। यानी जनता पार्टी की बात करें तो जनता पार्टी को 295 सीटें मिली, प्लस में इसके साथ जो अन्य पार्टी थी उन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो 330 सीटें मिली, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। उत्तर भारत में बात करें, अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में कांग्रेस को जो था बहुत बुरा नुकसान हुआ था। बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में एक भी सीट कांग्रेस नहीं ले पाई। कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में केवल 1 सीटें मिली। अब आप सोच के हैरान हो जाओगे कि कैसा मतलब ये चुनाव परिणाम हुआ 1977 का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस टॉपिक में से, इमरजेंसी में से हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इमरजेंसी से बहुत पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल ये समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई। अब आप देखो इंदिरा गांधी कितना बड़ा चेहरा और कितना बड़ा नाम था, पीएम थी देश की, लेकिन इतना माहौल उनके खिलाफ हो गया था कि वो अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाई। उनके बेटे जो थे संजय गांधी, वो अमेठी से चुनाव हार गए, ठीक है। उनकी सीट जो थी अमेठी, वहां से चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में कांग्रेस को कई सीटें मिली। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे इमरजेंसी का उतना बुरा प्रभाव नहीं था जितना कि नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की तरफ था। उत्तर भारत का मध्य वर्ग जो था कांग्रेस से दूर जाने लगा। आपातकाल की हिंसा का नतीजा था ये 1977 का चुनाव परिणाम। अब यहाँ पे जनता पार्टी ने सरकार बनाई, पहली बार केंद्र में कोई ऐसी सरकार आई जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। लेकिन अब यहां देखिए, यहां पे फिर नए समस्याएं सामने आ रही हैं। 1977 का चुनाव जनता पार्टी जीत गई, लेकिन उसमें कोई तालमेल नहीं था। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताऊं, जहां पे अलग अलग विचारधाराएं शामिल हो जाती है ना, तो उनके बीच में बनती नहीं है। अब जनता पार्टी जो है ये एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी, आप ये समझ लो एक तरह से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसमें कौन शामिल है? इसमें अलग अलग, जैसे इसमें जनसंघ शामिल है, इसमें एसएसपी शामिल है, सोशलिस्ट पार्टी शामिल है, इसमें अन्य लोकदल वगैरह शामिल है, अन्य पार्टियां शामिल है, और सभी पार्टियों की अपनी एक अलग विचारधारा है। जब अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक साथ रहेंगे तो ज्यादा समय तक नहीं बात बन पाएगी। तो यही हुआ, तालमेल नहीं था। प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गई और आपस में लड़ने लगे, भाई मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा। मोरारजी देसाई, ये तो बेचारे वो नाम है मोरारजी देसाई, जो नेहरू की मृत्यु के जस्ट बाद शास्त्री के समय से पीएम बनना चाहते थे, पर नहीं बन पाए। शास्त्री जी को पीएम बनाया गया। शास्त्री की मृत्यु हुई, फिर पीएम बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, इंदिरा को पीएम बनाया गया। यानी इनका तो बिल्कुल मतलब सपना ही था कि भाई बस मुझे पीएम बनना है बस। तो मोरारजी देसाई बहुत लंबे समय से पीएम बनना चाह रहे थे, और लेकिन इनके साथ चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, ये तीनों आगे कह रहे हम भी पीएम बनेंगे। अब ऐसे में समस्या आ गई कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो विवाद तो हुआ, लेकिन अंत में फैसला यही हुआ कि मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मोरारजी देसाई को बना भी दिया गया। अब मोरारजी देसाई बन गए पीएम, लेकिन पार्टी में खींचतान जो था वो वैसे की वैसी बनी रही। पार्टी के जो आलोचक है वो कहते हैं कि जनता पार्टी के पास कोई दिशा ही नहीं थी, कोई नेतृत्व ही नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, ठीक है, कुछ भी मतलब इनके पास नहीं था। अब आप एक चीज सोचोगे कि आखिर इन 3 लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है पीएम के लिए? जब जेपी नारायण ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सब कुछ उनकी बदौलत हुआ, तो जेपी नारायण को पीएम क्यों नहीं बनाया गया, या वो पीएम क्यों नहीं बने? आखिर ये तीनों क्यों लड़ रहे हैं आपस में? तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जेपी नारायण सक्रिय राजनीति जो थे उसको छोड़ चुके थे, और सत्ता के बिल्कुल भी लालची नहीं थे। सत्ता का बिल्कुल भी मोह था ही नहीं उन्हें प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में शामिल होने का कोई शौक नहीं था। वो समाज सेवी बन चुके थे और उनकी मतलब बहुत अलग विचारधारा थी, तो इसलिए उन्होंने कोई दावेदारी नहीं करी और ये आपस में लड़ रहे थे, जिसमें से मोरारजी देसाई बन गए। पर क्या हुआ? क्या इनकी सरकार चलेगी लंबे समय तक? तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि नहीं चलेगी। जनता पार्टी कुछ समय में बिखर गई। मोरारजी देसाई 18 महीने में सरकार गिर गई, नहीं चला पाए 5 साल सरकार। फिर आखिर क्या हुआ? फिर कौन पीएम बने इसके बाद? तो चौधरी चरण सिंह, ये भी वही थे जो पीएम बनना चाह रहे थे, किसान नेता थे। तो कांग्रेस ने इनके साथ क्या खेल खेला ये भी समझिए। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हमारे पास 154 सीटें, हम सपोर्ट करते हैं, चलो बन जाओ प्रधानमंत्री। और इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने बाद में क्या किया?
4 महीने में अपना समर्थन वापस ले लिया। यानी केवल 4 महीने सरकार बन पाई, 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन पाए, बाद में सरकार जो थी गिर गई। जब ऐसी खींचतान इनके बीच में चलती रही तो आखिर क्या होगा, फिर बाद में यही होगा, दोबारा चुनाव होंगे। 1980 के जनवरी में लोकसभा के चुनाव करवाए गए। ठीक है, अब लोकसभा के चुनाव कराए गए तो जनता पार्टी जो थी वो बुरी तरीके से हार गई, बुरी तरह से हारी। क्यों हारी? क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो थी वो उसने सत्ता चलाई थी, शासन चला रखा है, उसको अनुभव है। पर ये जो थे ये अनुभवी नहीं थे, इनको बस सत्ता का मोह था, इनके पास कोई दिशा नहीं थी, कार्यक्रम नहीं था और चल दिए सरकार चलाने, इसीलिए ये हुआ। कांग्रेस ने कितनी भारी सीटें, 353। लास्ट चुनाव में कितनी सीटें थी? 154 सीटें। 154 से 353 पे पहुंच गए, यानी कि फिर से अपनी स्थिति वैसी ही कर ली जैसी पहले होती थी। अब ये जो लाइन है इसको याद रखें, इसको अपनी कॉपी में लिख लें। मतदाताओं ने दिखाया कि जिस सरकार के अंदर कलह हो तो मतदाता उसे भारी दंड देते हैं। यहाँ पे टाइपिंग की बहुत एरर है, ये आपकी बुक में है, मैं इसको सही करके आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में, आप प्लीज़ एनसीईआरटी खोलें और वहाँ पे ये लाइन ढूंढें इसका सही तरीके से क्या लिखा हुआ है। तो ये सेम ऐसे लाइन से क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, इसीलिए मैं आपको कह रहा था इसे नोट कर लें। ठीक है, मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा दोबारा तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा राजनीति पे हावी होने लगा। बिहार में ओबीसी आरक्षण का शोर मचा कि भाई ओबीसी आरक्षण चाहिए। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति करी। मंडल आयोग से आपके क्वेश्चन बहुत आता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनको शॉर्ट में बीपी मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कार्य क्या था इनका, मंडल आयोग का, कि पिछड़ी जाति के बारे में इनको कार्य दिए गए। ठीक है, ये था। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है आज का ख़त्म हो जाता है। और इमरजेंसी टॉपिक जो है मैंने आपको डीप समझाया है। इमरजेंसी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं बनेगा। आपको ये पार्ट बहुत ध्यान से देखना है, 2 बार देखना है कम से कम। और मैं आपको जल्दी, हमारा सिलेबस ख़त्म ही हो गया लगभग, ये समझ लो कि कल तक शायद आखिरी पार्ट आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।